नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्वागत की थाली हमारी तैयार है, हमारे स्क्रीन के बगल में पधार चुके हैं हमारे अतिथि व्यालोक जी और स्वागत की थाली के उन तमाम सामग्रियों के साथ जिसमें फूल, चंदन, अक्षत, माला, रोली, लोग अब उसमें तमाम चीज़ें शामिल कराते हैं। कहते हैं कि आरती भी, एक दीपक भी रख दिया कीजिए। तो लीजिए साहब, आज प्रतीकात्मक रूप से दीपक भी है। इन सभी स्वागत सामग्रियों के साथ स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते। और आज दर्शकों ये भी मिला है मुझे, ये नया वाला, ये अंग वस्त्रम भी मिला है भाई की तरफ से। आज स्वागत में कोई कमी नहीं रखी गई है, पूरा बाभन टाइप स्वागत किया गया है जी। बिल्कुल। व्यालोक जी, ये मेरा हाथ है। जी ये मेरा ही हाथ है और ये क्या है? मेरे ही गाल हैं। अगर मैं जी। ऐसे करूं, ये इसको क्या कहेंगे? अपने ही गाल पर जोरदार तमाचा जड़ लेना। तो आइए साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही गाल पर इतना झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ा है कि चर्चा हम उस पर आज करेंगे। अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिछला फैसला था वो असंवैधानिक। सबको याद है, बिल्स राज्यपाल द्वारा भेजे गए, राष्ट्रपति द्वारा होल्ड किए गए, उस पर एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसने एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि जहां पर राष्ट्रपति और इस देश की जुडिशरी, ये आमने सामने, कार्यपालिका वर्सेस जुडिशरी, और इसके लिए खुद जिम्मेदार इस देश की जुडिशरी। लेकिन गवई साहब की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राज्यपालों के लिए विधेयक पर फैसला लेने का जो टाइमलाइन तय करने का 2 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया था, उस पर गवई साहब की 5 मेंबर वाली टीम ने कहा कि नहीं साहब, ये लीजिए, हम दोनों चारों आठों हाथों से अपने ही गाल पर तड़ 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 थप्पड़ मार रहे हैं और हमने जो पूर्व में फैसला दिया था वो गलत दिया था। जरा बताइएगा कि ऐसी क्या बड़ी बातें हैं जो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जहां उन्होंने शर्म खाई है, थप्पड़ मारा है, यू टर्न लिया है। उसके बाद कुछ आगे और बात करेंगे। जरा इस समाचार या जो कुछ भी हुआ उसके टेक्निकल पॉइंट दर्शकों के सामने। थोड़ा व्यालोक सा जी। पहले इसकी भूमिका बता दूं कि ये पूरा मसला क्यों। असल में हमारे यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको ये गलतफहमी है कि वो खुदा मियाँ है। वह न्यायपालिका ही नहीं, वह कार्यपालिका के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, खुद सबसे अपारदर्शी है, खुद सबसे गैर प्रजातांत्रिक है, खुद सबसे अधिक वहां नेपोटिज्म है, खुद सबसे अधिक भाई भतीजावाद और सबसे अधिक भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के कबलचियों को लगता है कि ये हमेशा ही खुदा मियाँ है और इसलिए इन्होंने 3 महीने, 4 महीने पहले, 8 महीने पहले एक फैसला दिया। उस फैसले में इन्होंने भारत गणराज्य के राष्ट्रपति तक को लपेट लिया, राज्यपालों को लपेट लिया और कहा कि फलाने समय में आपको बिल पर अपनी सहमति देनी ही होगी, अन्यथा उसे पारित मान लिया जाए। यह बहुत खतरनाक व्यवस्था थी और इसीलिए सरकार इसको लेकर वापस गई और सरकार ने कहा कि आपके 2 जजों के फैसले से बात नहीं बनेगी, इसको संविधान पीठ को सौंपिए। और राष्ट्रपति ने 14 प्रश्न पूछे थे। राष्ट्रपति माननीय माननीय द्रौपदी मुर्मू ने 14 प्रश्न पूछे, जिनका जवाब देने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तबलचियों को बार बार अपने ही मुंह पर, अपने ही हाथ से तबले की थाप देनी पड़ी, यानी थप्पड़ लगाना पड़ा। अब ये पूरा मसला क्या था। संविधान का एक आर्टिकल 143 है, उसके तहत राष्ट्रपति महोदया ने ये सारे सवाल थे। 5 सदस्यीय संविधान पीठ इसकी
सुनवाई कर रही थी और कल जो फैसला आया है उसके मुताबिक एक लाइन में ये फैसला ये है कि जो उन्होंने समय सीमा तय की थी, संविधान पीठ ने उस फैसले को पलट दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, अधिक दूसरों के फटे में टांग ना अड़ाए और उसके लिए ये समय सीमा की बाध्यता राष्ट्रपति के लिए नहीं हो सकती है, नहीं की जा सकती है। इसमें संविधान के तमाम अनुच्छेदों, उप अनुच्छेदों, प्रावधानों, उप प्रावधानों का जिक्र किया गया है, जिसमें से थोड़ा बहुत टेक्निकल बातें नहीं है, वो मैं बता देता हूं। बाकी चूंकि बहुत टेक्निकल और बहुत लीगल भाषण में है, उससे हमारे दर्शकों का कोई भला नहीं होने वाला है, इसलिए थोड़ी बहुत जो मोटा मोटी बातें हैं वो कह देता हूं। पहली बात कि समय सीमा तय करने का फैसला असंवैधानिक है। अवनीश सर, आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझने पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस पर जो राष्ट्रपति महोदया ने उनसे सवाल पूछे, अब मैं 10 ऐसे सवाल और उनके जवाब बता देता हूं एक एक लाइन में। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि जब संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई बिल या विधेयक आता है तो उनके पास संवैधानिक विकल्प क्या होते हैं? बड़ा आसान सवाल। संवैधानिक विकल्प 3 ही होते हैं और उसमें यह है कि जब पारित विधेयक आ गया राज्यपाल के पास तो उसे या तो रोक सकते हैं, पारित कर सकते हैं या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रख सकते हैं। आरक्षित माने रख दिए, बैठ गए उस पर, कह दिया कि ठीक है हम विचार कर रहे हैं। इसके अलावा चौथा अरे विकल्प नहीं होता है। जैसे ही चौथा साहब लोग विकल्प फैसला नहीं होता है। रिजर्व जैसे ही साहब लोग फैसला रिजर्व कर लेता है तो ये तो हाँ, इन्हीं वैसे का ही। कारस्थान। तो इसलिए इसमें चौथा विकल्प नहीं है, संविधान ने कहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने फैसले में कहा था कि नहीं 3 के अंदर आप कीजिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी जो बात पूछी राष्ट्रपति महोदया ने, उन्होंने पूछा कि क्या कोई विधेयक अगर पेश कर दिया गया है तो राज्यपाल बाध्य हैं कि वो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह को माने ही माने? संविधान पीठ ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कहा राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के तहत कार्य करता है, लेकिन वह विवेक का इस्तेमाल करता है अनुच्छेद 200 के तहत। राज्यपाल को जो विवेक मिला हुआ है, और राज्यपाल को बनाने की बुनियादी शर्तें क्या है, थोड़ा नागरिक शास्त्र का रिफ्रेशर कोर्स किया जाए, वो दिवालिया नहीं हो, वो पागल नहीं हो। पागल क्यों नहीं हो? क्योंकि विवेक का इस्तेमाल करना है, वो बीमार नहीं हो मानसिक तौर पर। तो विवेक का इस्तेमाल करने के लिए आपके संविधानविदों ने जिन बाबा डॉक्टर को आप बार बार परेशान करते हैं, उनको तो जहां जाना था चले गए, उनके मुताबिक भी ये केवल विवेक का इस्तेमाल करना है, इसके आगे कुछ नहीं कहा गया है। तीसरा सवाल था, क्या राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? अब ये साफ साफ पूछ लिया है राष्ट्रपति महोदया ने कि क्या आप लोगों के खूबे में इतना दम है कि राज्यपालों के या राष्ट्रपति तक तो अभी पहुंची नहीं है वो, कि राज्यपालों के फैसलों की भी आप समीक्षा करेंगे? संविधान पीठ ने कहा कि नहीं, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अभी 3 ही चलो भाई सवाल हैं जी। चलो भाई अभी 3 ही सवाल हुए। आपने जो बार-बार आप कह रहे हैं ना, और सामान्य तौर पर यही कहा जा रहा है इस फैसले के बाद कि संविधान पीठ ने कहा, कहा। मैं तो इसको दूसरे तरह से कहूँगा, आप कंटिन्यू रखिएगा। कहा थोड़ी ना, सर झुका के कहा जी, सर झुका के कहा जी। माना, माना ये बिल्कुल। फैसला नहीं है, ये स्वीकार करना है कि यस मैम, जी राष्ट्रपति महोदया, हम वो तो माने, आपने हम माने। ठीक कह दिया है कि थप्पड़ मार लिया आपने मुंह पर, उससे ज्यादा क्या करेंगे? अब राष्ट्रपति महोदया के सामने थप्पड़ मार रहे हैं और कह रहे हैं जी ये इसका ये है। चौथा सवाल, क्या अनुच्छेद 361 संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की जो कार्रवाई हुई, जो उन्होंने विवेक का अधिकार किया, उसकी क्या न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध है? ऐसा कुछ है क्या? राष्ट्रपति महोदया ने साफ साफ पूछा है। संविधान पीठ ने फिर से, अवनीश जी फिर गुस्सा जाएंगे, तो कान पकड़ के कहा कि मैम 361 नंबर जो है अनुच्छेद संविधान का, वह न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। हालांकि
इसका उपयोग न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे का उपयोग करने के लिए किया जा सकता है। सीमित दायरा, पूर्ण प्रतिबंध, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। आगे के सवाल पर चलते हैं, क्योंकि ये और बाकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। 5वां सवाल था कि क्या अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए समय सीमा लागू की जा सकती है? ये सबसे गहरा, सबसे मजेदार सवाल है। 201 अनुच्छेद का भी उपयोग किया राष्ट्रपति महोदया ने। उन्होंने पूछा कि 201 के तहत मुझे जो संवैधानिक विवेक का प्रयोग मिला हुआ है, उसके बारे में आप लोग क्या कह रहे हैं माई बाप? उसके बाद इसी प्रश्न का एक अंश उन्होंने पूछा, क्या विवेक मेरा जागे, इसके लिए समय सीमा आप लोग लागू करेंगे मियां लॉर्डशिप? 5, 6 और 7 ये तीनों सवालों के उत्तर संविधान पीठ ने एक साथ दिए हैं, और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 200 और 201 का पाठ ऐसे तैयार किया गया है ताकि संवैधानिक अधिकारियों को काम करने के लिए समय सीमा मिल सके। और अंतिम वाक्य जो इस पूरे 3 किलोमीटर के फैसले में कहा गया, वो कहा गया है कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जो बात है वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं है। राष्ट्रपति की समीक्षा आप नहीं कर सकते हैं। ये 7 सवाल तक हो गए। 8वां सवाल, ये और मजेदार सवाल। 8वां सवाल था कि क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने और राय की आवश्यकता होती है जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए, आवाज चली गई मेरी, मुझे लगता है मैं नहीं जब भी, नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं होती है। मैं मूक बधिरों की भाषा अच्छा में भी आज बात कर अच्छा, रहा हूँ। मैंने थप्पड़ मारा, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं करता रहूंगा। संविधान पीठ ने एक लाइन में जवाब दिया, कोई इसकी न व्याख्या की न कुछ कहा, एक लाइन का जवाब है। 5 किलोमीटर का प्रश्न, एक लाइन का जवाब आया है। राष्ट्रपति को हर बार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया जाता है, रिजर्व फैसला रखा जाता है, तो राष्ट्रपति जी को किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। ये संविधान कह रहा है। 9वां सवाल, क्या कानून के लागू होने के पूर्व के चरण में राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक सवाल बहुत कायदे का पूछा गया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट को एकदम उसकी हद में और हैसियत में राष्ट्रपति महोदया ने पहुंचा दिया है। उन्होंने पूछा कि क्या अनुच्छेद 200 और 201 के तहत हमारे जो फैसले हैं वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है क्या? बताइए माई बाप। तो मियां लॉर्ड कहते हैं, यानी संविधान पीठ कहती है कि ऐसे निर्णय कानून के लागू होने के पहले के चरण में न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं। विधेयकों को तभी चुनौती दी जा सकती है जब वे कानून बने। तो बिना मतलब इतनी बकवास काहे कर रहे हो कि 2 महीने में साइन कीजिए, 5 महीने में? हम नहीं करेंगे। तुम्हारे यहाँ जो तुम्हारे कोठे में जो 1.5 करोड़ मुकदमे, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में तो 80 लाख मुकदमे हैं, 80 लाख मुकदमे जो सड़ रहे हैं उसके बारे में सोचते हो तुम? और फिर ठंड का मौसम आ रहा है अवनीश जी, ये लोग फिर मुंह उठा के चले जाएंगे 3 महीने की छुट्टी पर। इन लोगों को शर्म की एक धज्जी तक नहीं छू गई है। खैर, 10वां और अंतिम सवाल, हम्म, क्या संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति राज्यपाल के जो आदेश होते हैं अनुच्छेद 142 के तहत, क्या वो किसी भी तरह से प्रतिस्थापित यानी बदले जा सकते हैं, उन पर रोक लगाई जा सकती है, उनको स्थगित किया जा सकता है क्या? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका जवाब सुन लीजिए। संविधान पीठ ने कहा कि ऐसे आदेश अनुच्छेद 142 के तहत किसी भी स्थिति में प्रतिस्थापित या बदले नहीं जा सकते हैं। नहीं जैसे हम स्पष्ट करते हैं, ये लाइन सुन लीजिएगा, हम स्पष्ट करते हैं कि संविधान का विशेष रूप से अनुच्छेद 142 विधेयकों की मंजूर की गई अवधारणा की अनुमति नहीं देता। यानी कुल मिलाकर लब्बो लुआविए कि 1-2 थप्पड़ नहीं सर, 10-12 थप्पड़ पड़े हैं। इन तबलचियों ने खुद ही अपने मुंह पर थप्पड़ मारा है। और एक लाइन में अगर इस पूरे वाकयात को कहूं तो चूंकि इन लोगों की हैसियत और हदें बहुत बढ़ गई थी, तो राष्ट्रपति महोदया ने इनको इनकी सही औकात और सही जगह संविधान के जरिए सिखा दिया। जी बिल्कुल ठीक बात। और अब जरा
कैरेक्टर्स के नाम भी लेते हैं। बड़ा जरूरी है, क्योंकि उससे कुछ सवाल उठते हैं। आपने थूका, थूक के चाट लिया, को थप्पड़ मार लिया, लेकिन मैं बड़े आदर और सम्मान से, क्योंकि ये सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े होंगे, इस बात का मैं आदर और सम्मान कर रहा हूं। समझ जाइएगा, ये नहीं कि आप हमारे बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अरे साहब, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन, ये दो जजेस थे जिन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर के पास लंबित राज्य विधानसभा के 10 बिलों के मामले में ये मुंह पे कालिक मलने वाला फैसला दिया था। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, आदरणीय स्वनामधन्य जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन, लेकिन 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस सीजेआई साहब बी आर गवई खुद शामिल हैं। अगले सीजेआई जो होने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, वो भी इस बेंच में, जस्टिस विक्रमनाथ इस बेंच में, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस एस चांदूरकर, ये 5 लोग शामिल थे। मेरा एक सवाल है, और इस देश की जुडिशरी से एक सवाल है, फिर भी आलोक जी आप इसको समापन करिएगा, कंक्लूड करिएगा। 5 वर्सेस ये 2, और जब ये कहा है 5, जिसमें चीफ जस्टिस अभी के और आने वाले शामिल हैं, कि असंवैधानिक फैसला था, फिर एक भारत का आम नागरिक अवनीश पीएन शर्मा प्रारब्ध के इस विनम्र मंच से हाथ जोड़ के पूछता है आप 5 जजेस से साहब, कि असंवैधानिक फैसला सुनाने वाले जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? अभी तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपने क्या किया, यह फजीहत पूरा देश देख रहा है। अगर एक क्लर्क, एक चपरासी, एक शिक्षक, प्राइमरी का एक मास्टर अगर कोई गलती कर देता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, शोकॉज नोटिस इशू कर दिया जाता है, नौकरी से बर्खास्त करने को बड़ा अच्छा फैसला, प्रशासनिक फैसला माना जाता है। एक आईएएस से लेके एक चपरासी तक जब सस्पेंड हो जाता है तो कहा जाता है वाह कितना अच्छा फैसला है। आप क्या कर रहे हैं साहब? असंवैधानिक माना ना, तो फिर ये 2 जज किसी कार्रवाई के जद में आते हैं? मेरी सच्चाई अगर अपराध है तो एमन सिर्फ ले हाथ काट ले, मेरे जबान रहने दे। व्यालोक जी। नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट है इस देश का सबसे, मतलब इस देश की जुडिशरी जो है वो बजबजाता गंधाता नाला है, और इसको सबसे पहले सुधारने की जरूरत है। चाहे आप इससे कोलेजियम हटाएं, सारे जजेस को कहें कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दो, इसमें पारदर्शिता लाएं। करोड़ों के रुपए निकलते हैं और उनको आपकी दिल्ली में नहीं करना है, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट जाके अपनी भ्रष्टाचार की खेती, ये सब ठीक बात नहीं है। और ठीक बात क्या नहीं है, कुछ दिनों के बाद जजेस को इसका असर दिखेगा, अभी भी दिख रहा है, क्योंकि तभी चीफ जस्टिस गवई कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर बहुत कुछ लिखा जाता है, इस तरह न लिखा जाए। मैं केवल चलते चलते, अब चूंकि सजा पूरी वार्ता को हम लोग समेट रहे हैं, और जितने भी दर्शकों, प्रारब्ध पर जितने भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित या पूरे देश में जो इनके छोटे छोटे कोर्ट हैं, इन पर जितनी भी बातचीत मैंने, अवनीश सर ने, जितने लोगों ने भी की है, आप सुनिएगा। हम हमेशा से यही कहते रहे हैं कि एक खोजने जाएंगे, और इनके हिंदू द्रोह के, इनके राष्ट्रद्रोह के मामले में कह रहा हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार देश को खाता है, और ये अभी तक उस सो कॉल्ड जस्टिस को बनाए हुए हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण और कुछ नहीं होगा। 6 महीने 6 काम, मैं गिनवा के इस वार्ता को समाप्त करूंगा। अवनीश भाई, आप कुछ कह रहे थे बीच में? नहीं, आपने ये जो कहा ना कि हम लोगों ने लगातार बातचीत किया है, जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी विदेश से बैठ के, हम और व्यालुक जी ने सिर्फ बात किया। प्रारब्ध के इस मंच पर इसी देश की जुडिशरी के फैसले, इनकी मानसिकता पर हमने आदरणीय हरिशंकर जैन साहब के साथ भी बात किया है। हमने मकरंद आडकर साहब, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, उनके साथ बात किया है। हमने अमिता सचदेवा, जो कि सक्रिय वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनके साथ भी बात किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ के विद्वेष और आपका मजा लेते हैं साहब।
हम आपको कानूनी रूप से आपके ही बिरादरी यानी जुडिशरी के हिस्से ऐसे सीनियर और प्रकांड ज्ञानी वकीलों के साथ भी बात करते हैं। बस इतना ही जोड़ना चाह रहा था। जी। और दर्शकों मैं बताऊं कि अभी जो 6 मामले केवल पिछले 6 महीने का मैं बताऊंगा, तो आपको भी उतना ही इन लोगों पर मजा और विद्वेष आ जाएगा, कोठे वालों पर। देखिए, जून 2025 से मैं शुरू करता हूं, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राहुल यादव, आप कहीं भी देख लीजिएगा। बच्ची के साथ क्या होता है नहीं होता है उसका मामला था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दे दी कि मोटिव की अनुपस्थिति है, मोटिव की अनुपस्थिति, और पीड़िता के बयान में विरोधाभास है, जिससे आरोपित को हम शर्म बरी करते हैं। शर्म इतना ही नहीं, एक आध फैसलों में तो इनके छोटे वाली दुकानों ने हाई कोर्ट में यह भी कहा है कि सलवार का नाड़ा खोलना ये नहीं होता है, उस क्रिया को नहीं ठीक बताता बात है, ठीक बात। और क्या क्या अंग विशेष को छूना भी नहीं बताता है। तो ये इतनी गलीज भाषा है कि मैं उसको आपको बता भी नहीं सकता। दूसरा आइए, अगस्त 2025 में ओडिशा का मामला है, शिव मंदिर की भूमि राज्य सरकार ने जबरदस्ती दबा ली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मंदिर के मामले में ध्यान रखिएगा, किसी दरगाह या किसी मस्जिद के बारे में औकात नहीं है तुम्हारी, सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए तबलचियों, तुम कर दो कोई भी। अभी जब एक दरगाह का मामला गया था, तो यही चीफ जस्टिस गवई, जो हमारे आराध्य विष्णु के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप विष्णु जी के पास जाइए, अगले दिन जब दरगाह का मामला आया तो इनकी बोली बदल गई। तीसरा मामला, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सितंबर का मामला है साहब। संसद ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में पहले से असंवैधानिक ठहराए गए प्रावधानों के ऊपर कार्रवाई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। लीजिए, बिल्कुल और और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले यह भी कहा है कि संसद कानूनों को निरस्त नहीं कर सकती, मतलब हमने जो कह दिया वही हो सकता है, तो फिर संसद को भंग कर दीजिए, प्रधानमंत्री को भंग कर दीजिए। और ये पारदी वाला और ये गवई, यही लोग मन से भी काले चोगे पहनकर हमारे प्रधानमंत्री भी बने, हमारे राष्ट्रपति भी बने। चौथा और अंतिम मामला, नवंबर 2025 का, तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर आर एन रवि, जिस मामले पर हम लोग पूरी चर्चा कर रहे हैं, जिस पर पूरा बिल्कुल ये आया है। और अभी हाल ही में कश्मीर टाइम्स जम्मू ऑफिस में जो रेड पड़ी है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का टांग फंसा हुआ है। तो ये पूरी बातें हैं। अंतिम वाक्य यही कि इस देश में जब तक जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होते, इस देश की जुडिशरी सबसे बड़ा नाली है, सबसे बड़ा नापदान है, इसको जब तक एक एक जज को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश का कल्याण नहीं। जी बिल्कुल सही। लेकिन इन तमाम संकट और नकारात्मकता के बीच प्रारब्ध के इस मंच पर मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि कुछ सकारात्मक आप तक छोड़ के जाऊं। सकारात्मक ये है कि इस देश के हाईएस्ट ऑफिस राष्ट्रपति भवन ने जब 14 सवाल पूछे तो पेश होना पड़ा 5 सरकारी मुलाजिम, जी हां, सरकारी मुलाजिम इन न्यायाधीशों को बैठ के विचार करना पड़ा और अपने ही गाल पे तड़ातड़ थप्पड़ मारने पड़े और हमारे देश की प्रथम नागरिक और सर्वोच्च ऑफिस राष्ट्रपति भवन के उन 14 सवालों पर कान पकड़ के कहना पड़ा कि जी 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 जी। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता और इसीलिए इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है। जो लोग भी मुंह उठा के कह देते हैं कि 11 साल हो गया मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही, साहब आप अपने घर के कैलेंडर नहीं बदल पाते, अपने घर के सारे बल्ब नहीं बदल पाते और उसके बाद कहते हैं क्या करेंगे जी सर, बड़ा परिवार है, चाचा हैं, ताऊ हैं, बिगड़ा हुआ सिस्टम है, फलाने हमारी बात नहीं मानता, ढिकाने जो है इस तरफ से जाने नहीं देता। हम धीरे 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 कर रहे हैं और मोदी सरकार ने अपने पहले टर्म में जुडिशियल रिफॉर्म की दिशा में सबसे पहला कदम उठाया था जब लॉ कमीशन को गठन किया था और इस मामले में एक इनिशिएटिव भी लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि काम की लिस्ट अभी बाकी है, इसीलिए करोड़ों करोड़ों मतदाता लगातार तीसरी बार इस सरकार को चुन के ले आ रहे हैं और चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, जब तक हमारे सारे मसले हल नहीं हो जाते। ये सकारात्मक टेक है। व्यालोक जी आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर वही नहीं हो रहा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए और हाँ,
व्यालोक जी एक और हमारे दूसरे चैनल पर पाए जाते हैं, जो कि मेरा चैनल है जबरिया व्यालोक जी उसको अपना चैनल कहते हैं, जिसका नाम है व्यालोक वाणी। तो व्यालोक वाणी को भी आप लगातार सुने दीजिए, ठीक उसी तरह जैसे प्रारब्ध को दे रहे हैं। तो आइए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी जय श्री अवनीश राम। और व्यालोक दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।